हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से पहले तक के जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उनको कवर कर लिया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने बाकी का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ हो। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर यहाँ से आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। So it's going to be the last topic of this chapter, so please pay attention. Okay, so यहाँ पर टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आपको सिर्फ इतना समझाया गया है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इसका मीनिंग समझिए पहले, यानी कि जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है उसमें क्या क्वालिटीज हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहा गया है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग्स। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्या बताई गई हैं? लिटरेसी रेट, ठीक है। दूसरा है हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जिसको हम किस चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी मैं आपको समझाऊंगी ये होता क्या है। एंड तीसरा है स्किल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो आपको याद होगा हमने सकल और उसके फ्रेंड का जो एग्जाम्पल समझा था उसमें भी हमने देखा था कि क्योंकि सकल एजुकेटेड था, उसकी हेल्थ अच्छी थी और उसने स्किल भी एक्वायर की थी कंप्यूटर कोर्स कर तो उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटीज थी वो अच्छी थी। और सकल क्या है? सकल भी तो पॉपुलेशन का एक पार्ट ही है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है। आप एग्जाम्पल से लिंक कर भी समझ सकते हैं और इन जनरल में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्वालिटी वाइज कब अच्छी होगी? जब उसमें लोग पढ़े लिखे होंगे। लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता दर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे। तब अगर जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी होगी। हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है? अगर कोई पर्सन हेल्दी ही नहीं होगा तो वो अपने काम में प्रोडक्टिव कैसे होगा? जो काम वो करेगा उसमें वो अपना 100% तो तभी दे सकता है अगर आप भी बीमार पड़ जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बीमार पड़ जाता है कोई बच्चा, तो वो अपने एग्जाम पर या जो भी चीज़ है उसकी अपनी स्टडीज़ पर उतना फोकस नहीं कर पाता कंपेयर टू अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो। ऑल राइट। एंड तीसरा यहाँ पर बताया गया है स्किल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कैसी है ये डिपेंड करता है वहाँ के लिटरेसी रेट, वहाँ की पर्सन्स की जो हेल्थ है उस पर, एंड जो इन्होंने स्किल एक्वायर की है। यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक कंट्री में मैक्सिमम जो लोगों की एज है जितना वो जीते हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड लाइफ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, यानी कि कितना वो एक्सपेक्टेड ईयर्स है जितना उस कंट्री की पॉपुलेशन जी रही है। कोई उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इससे कम भी, बट ऑन एन एवरेज जितना लोग जीते हैं उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑल राइट। तो यहाँ पर एक हमने पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को हाईलाइट कर साइड में एक हेडिंग भी दे देती हूँ, ताकि आप अगर रिवीजन करें तो क्विकली रिकॉल कर सकें कि ये पॉइंट आपको क्या समझाना चाहता है। तो इसी में एक दूसरा पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड तो इन चीज़ों पे करती है। अब अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है तो उससे क्या डिसाइड होता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करती है एक कंट्री के ग्रोथ रेट को। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन्ड है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैं आपके लिए दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ, डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, लिटरेट, एजुकेटेड है और उनके पास स्किल्स हैं, तो वही पॉपुलेशन तो कंट्री में काम करेगी, राइट? वो ही काम करेगी कंट्री में, तो वहीं से तो कंट्री की ग्रोथ होगी। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, और लास्ट में एक लाइन और लिख रखी है जो मैं आपको स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग से समझाती हुई आई हूँ कि लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। अगर पॉपुलेशन लिटरेट होगी और हेल्दी होगी तभी तो वो देश के लिए काम करेगी, एजुकेटेड होगी और हेल्दी होगी तभी वो आगे अपनी स्किल्स एक्वायर कर
हाई इनकम अर्न कर पाएगी और देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगी, तभी तो वो एक एसेट बन पाएगी। अदरवाइज अगर एजुकेशन उनके पास नहीं होंगी, वो हेल्दी नहीं होंगे, तो फिर तो वो बर्डन बन जाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर कि लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ना एक ब्रीफ सा दे देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझने में इजी रहे। अभी तक जो पढ़ा ये आपको क्लियर रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एजुकेशन है, एक आपका हेल्थ आएगा एंड एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, सो सेकंड है इसी में हेल्थ एंड तीसरा इसी के अंडर सब टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको इसमें किस तरीके से समझाया गया मैं एक बार आपको बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो जैसे कि जब हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझाया गया है कि इन जनरल पहले हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग इसी में देखेंगे कि इस सेक्टर में, यानी कि जो एजुकेशन का एरिया है, ये जो सेक्टर है, इसमें इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंट्री लेवल पर इस सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है। ओके, सेम वे में हम हेल्थ के लिए भी समझेंगे, हेल्थ के बारे में हम कुछ चीजें इन जनरल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में आज तक क्या क्या किया गया वो समझेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो कि टॉपिक्स बताना क्या चाह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक आउटले बता दिया इन सारे टॉपिक्स का। और सेम हम लोग फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करेंगे, उसमें थोड़े पॉइंट्स डिफरेंट हैं। और इस तरीके का आउटले कि मतलब कि पहले इन जनरल एंड देन क्या क्या आज तक किया गया है, ये हम एजुकेशन एंड हेल्थ वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में। अगेन दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सकल्स एजुकेशन। आपने पढ़ लिया था कि सकल एजुकेटेड हो गया था, उसको एक गुड जॉब मिल गई थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी, ठीक है। और इस तरीके से हमने पढ़ा कि उसके लिए न्यू हॉराइजन्स ओपन हुए, न्यू अपॉर्चुनिटीज उसके लिए ओपन हुई बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड और उसकी हेल्थ अच्छी थी और स्किल्स भी उसके पास थी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये एसेंशियल चीजें हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अच्छा बनाने के लिए। ओके, फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट और भी पढ़ी थी, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ा कीजिए तो आपको ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल उसके पास होती है तो वो सिर्फ उसके लिए बेनिफिट नहीं होता, मैंने एक आपको टर्म बताई थी कि सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है, सोसाइटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बता रखी है कि एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से एजुकेशन सोसाइटी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, मैंने आपको बहुत बारी बता रखा है नेशनल इनकम क्या होती है, जो पूरे नेशन की इनकम होती है उसको हम लोग नेशनल इनकम से रेफर करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, कल्चरल रिचनेस आएगी और गवर्नेंस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की एफिशिएंसी के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि जो गवर्नेंस के लेवल पर है, जो डिसीजन लेते हैं कंट्री लेवल पर, अगर वो लोग एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली जो कंट्री के लिए पॉलिसीज बनेंगी वो भी ज़्यादा अच्छी होंगी और कंट्री का भी वेलफेयर होगा, ठीक है। आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझा दी। अब मैंने यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन, ग्रीन कलर से जो हाईलाइट कर रखा है, वो बताता है कि हम लोगों ने जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने अलग अलग रंग से हाईलाइट कर दिया। येलो कलर से जो हाईलाइटेड है इट इज शोइंग कि एजुकेशन के बारे में जो भी इन जनरल यहाँ गिवन है, और जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो आपके लिए वो ये बता रहा है कि हमने आज तक एजुकेशन के सेक्टर में पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या किया है। ओके, तो फटाफट से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहला कि एक प्रोविजन लाया गया किस चीज के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए, रिटेंशन के लिए एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या किया गया एजुकेशन के सेक्टर में कि सबके पास इसकी एक्सेस हो, यानी कि सब एजुकेशन पा सके। इसके डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लिए गए रिटेंशन के लिए, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी था। मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ पढ़ा इंसान पढ़े, दैट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, और क्या भी ज़रूरी है कि वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, ठीक है।
और साथ ही साथ एक स्पेशल एम्फेसिस रखा जाए गर्ल्स पे, ताकि जो गर्ल्स की एजुकेशन है, क्योंकि ऐसा प्रीवियस डेटा के थ्रू भी पाया गया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो एजुकेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट कम था कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, तो इसीलिए एक स्पेशल फोकस गर्ल्स पे भी था। ठीक है, आपको ये बीच की चीज़ें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए हाईलाइटेड है। साथ ही साथ और क्या किया गया, नवोदय विद्यालय लाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, थर्डली यहाँ पर मेंशन है वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप करना। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स किस चीज़ के लिए होती हैं, ताकि जो एजुकेशन है उसके साथ साथ बच्चों में, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ऐसी स्किल्स भी हों जिससे उनको बाद में जॉब मिल सके, जो उनको ऑक्यूपेशन दिलवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर वही मेंशन है वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स। जैसे कि आजकल आपके स्कूल्स में भी कुछ आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, राइट। पहले वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, कुछ 5 to 6 years पहले से ही इन सब्जेक्ट को शुरू करा गया है, ताकि आपके अंदर जॉब ओरिएंटेड क्वालिटीज को डेवलप किया जा सके। फाइन, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो एजुकेशन का आउटले है, एजुकेशन का आउटले मतलब कि आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। हर ईयर गवर्नमेंट का बजट आता है, राइट, आपको इतना पता होगा। तो बजट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कुछ कुछ पैसा रखा जाता है कि इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे। तो वही मतलब है द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो कितना पैसा एजुकेशन सेक्टर पर लगाया जाए उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। पहले ये सिर्फ 151 करोड़ हुआ करता था, लेकिन बाय अगर 2021 तक देखा जाए तो ये 99,300 करोड़ हो गया। तो यहाँ से इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि जो एजुकेशन पर प्लान्ड आउटले है वो भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि इस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर होल जीडीपी में एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन का परसेंटेज देखें, ये हाई लेवल टर्म्स है, आप अभी इसकी इतनी डेप्थ में मत जाइए, जो रिटन है दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके, तो वो भी इंक्रीज हुई है। वो कितनी हुई है, पहले 1951-52 यानी कि जिस टाइम पर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उसके इनिशियल ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पर ये 0.64% हुआ करता था बस। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अगर 2020 तक के बजट के बारे में हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 20 के बजट को देखते हुए अगर बोले तो ये 3.1% रहा। ठीक है, और अगर आपको इन जनरल बताना हो कि उस टाइम से इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर अभी तक इन जनरल हमारा कितना रहा है, तो अराउंड 3% रहा है कुछ प्रीवियस ईयर्स में। पहले कम था, फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करा गया, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करवाया गया है, और रिसेंट ईयर्स में जो रहा है वो कितना रहा है, ऑलमोस्ट 3% हम कह सकते हैं। ठीक है, होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आपको ना यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सिर्फ आपके लिए जो हाईलाइट कर रखा है अगर आप वो समझ लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। देन एक चीज़ और बता रखी है, यहाँ पर बोला गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 था उसमें एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो डिक्लाइन हुआ था, जबकि यहाँ पर हमने 1920 का पढ़ा था। तो 1920 वेयर इज इट, या हियर इट इज, कि 1920 में 3.1% था, लेकिन इन्होंने बताया कि इस वाले पीरियड में इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लिटरेट और एजुकेटेड के बीच का डिफरेंस पता होगा, हम यहाँ लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो लिटरेसी रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है 1951 के टाइम पर, यानी कि बहुत सालों पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके इनिशियल ईयर्स में इट वॉज मेयरली 18%, सिर्फ 18% था। लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है और 2018 तक आते आते लिटरेसी रेट कहाँ पर पहुँच गया था, 85% पर। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक अलग से इन्होंने चीज़ बता रखी है, उसी के अंडर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिफरेंट सेक्शंस जो हैं पॉपुलेशन के, उनमें अगर हम लिटरेसी रेट को देखें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे बोला है वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो समझते हैं। ओके, तो अगर हम मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में देखें तो जो लिटरेसी रेट है वो मेल का 16.1% हायर है देन फीमेल। एक तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
डिफरेंस आ रहा है, मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल का लिटरेसी रेट। ओके, सेकंड हम लोग देख सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है कंपेयर टू जो लिटरेसी रेट है रूरल एरियाज में। आपको पता है क्योंकि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं दिया जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया है कि अगर हम स्टेट्स के बेसिस पर देखें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि केरला जहाँ पर लिटरेसी रेट एज हाई एज 94% है, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं बिहार जैसे स्टेट्स जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है विच इज़ अराउंड 62%। ठीक है, तो इन बेसिस पर कहा जा रहा है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। किस किस के बेसिस पर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, मेल फीमेल के बेसिस पर, साथ ही साथ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में समझा, फिर स्टेट्स के बेसिस पर देखा कि कुछ स्टेट्स में हाई है एंड कुछ स्टेट्स में लो है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर हमें बता रखा है कि प्राइमरी स्कूल सिस्टम मतलब कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक का की क्लासेस हैं उनमें भी एक्सपेंशन हुआ है। ओके, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन हियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, अनफॉर्चुनेटली this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्कूल्स का एक्सपेंशन तो हो गया है, मतलब कि स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा लाए गए हैं, एजुकेशन के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस एरिया को ग्रो करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स होने के बावजूद भी क्या हुआ है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि जो स्कूलिंग की क्वालिटी है वो पुअर रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया है। और साथ ही साथ ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। ड्रॉप आउट रेट मतलब कि जो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं वो रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर क्या समझ सकते हैं आप, भले ही स्कूल्स एक्सपैंड हुए हैं लेकिन क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया और ड्रॉप आउट रेट भी हाई ही रहा है। ओके, ओके, तो आगे यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं एजुकेशन के फील्ड में उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने इस वर्ड को काफ़ी बारी सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सब एजुकेटेड हों ऐसा अभियान। ओके, तो एक इसके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप क्या लिया था कि वो सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए थे। इसके अंडर क्या एम था कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि जो फर्स्ट जो फिफ्थ तक की एजुकेशन है वो सब बच्चों को मिले जो 6 टू 14 ईयर्स की एज ब्रैकेट में आते हैं बाय 2010। तो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था विद दिस मोटिव। ओके, साथ ही साथ कुछ ब्रिज कोर्सेज भी लाए गए थे और बैक टू स्कूल कैंप्स क्या थे, जो ड्रॉप आउट जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया था उनको वापस से स्कूल्स में लेकर आना, इस तरीके के इनिशिएटिव्स लाए गए। मिड डे मील स्कीम जो अभी भी आपके स्कूल में चलती है, मिड डे मील स्कीम के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें स्कूल्स में ही 8 तक के स्टूडेंट्स को मिड डे मील प्रोवाइड की जाती है, राइट, वो लाए गए। इसको लाने के पीछे का एम ये था कि बच्चे स्कूल भी अटेंड करें, ओके, एंड साथ ही साथ उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी इम्प्रूव हो, वो हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन एक एसेट होती है। ठीक है, फाइन, तो दीज पॉलिसीज कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे स्टेप्स इस पर्पज से लिए गए कि जो लिटरेट पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात की है। एनरोलमेंट मतलब कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। ओके, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 23 ईयर्स इज 27%। तो जो 18 टू 23 ईयर्स के एज ब्रैकेट में लोग होंगे वो कौन होंगे, जो ऑलरेडी 12th पास आउट हो चुके हैं, यानी कि जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो 18 टू 23 ईयर्स के जो लोग हैं जो हायर एजुकेशन में हैं उनका परसेंटेज, उनका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहा है वो कितना रहा है, 27%। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट बताया गया कि वर्ल्ड एवरेज के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सही चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको एक तरीके से हम यहाँ पर समराइज करके क्या समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं। द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, यानी कि सबके पास एजुकेशन की एक्सेस हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्यूपेशन या फिर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को सिखाना, एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी का भी स्प्रेड करना। ओके, तो ये रही है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी। तो ये था आपका फर्स्ट एजुकेशन जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में।
यहाँ पर भी दिस पोर्शन इज हाईलाइटेड, सेम वही सारी चीजें हैं जो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस में। ओके तो यानी कि जो हायर एजुकेशन की फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ की गई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हेल्थ। तो हेल्थ में भी हम वही समझेंगे, पहले येलो पोर्शन से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दैट इज एक्सप्लेनिंग कि हेल्थ के बारे में हम नॉर्मल समझेंगे, नॉर्मली जनरली। देन जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, यहाँ हम डेटा के बारे में समझेंगे। ओके तो सबसे पहले द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लेबर हेल्थ पर डिपेंड करता है। सिंपल सा है, कैसे हेल्थ पर डिपेंड करेगा, अगर कोई पर्सन हेल्दी ही नहीं है तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। फाइन, तो अगर वो काम को अच्छे से नहीं करेगा तो कंट्री की ग्रोथ में उसका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जितना वो कर सकता था जब वो हेल्दी रहा होता। राइट, तो इस सेंस में क्वालिटी ऑफ लेबर डिपेंड करती है हेल्थ पर। ठीक है, ये जस्ट एक लिंक क्रिएट करने के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। फाइन, अब हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हेल्थ। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और पोटेंशियल, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम उस पर, उस लेवल तक वो काम कर सके, ये रोल प्ले करती है हेल्थ। ठीक है, और आगे भी वही गिवन है, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इसीलिए कंट्री की प्रायोरिटी क्या रही है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पर भी फोकस करने की। ऑल राइट, ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको समझाई। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए कि हाउ डज द क्वालिटी ऑफ लेबर डिपेंड ऑन द हेल्थ, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेटा रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या क्या किया है। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है नेशनल लेवल पर, उनका एम भी यही रहा है कि जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर है, यानी कि जैसे कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, सेम वे में हेल्थ केयर भी सबके लिए एक्सेसिबल हो, उस पर काम करना गवर्नमेंट का एम रहा है। फैमिली वेलफेयर करना, न्यूट्रिशनल सर्विस यानी कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाना और उनका न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा हो, तो डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट ने ये भी करने की कोशिश की है। इस पे ये करते हुए गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस किस पे रहा है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है। ओके, जो बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास बेसिक जो नीड्स हैं लाइफ की वो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उन पर गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहा है। और इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वास्टली बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और ये कर भी पाया है। ठीक है, तो इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज रिटन। अब यहाँ पर ना कुछ नॉर्मल डेटा गिवन था दैट आई थॉट कि आपको हेल्प कर सकता है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड, तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, उनका रिजल्ट क्या रहा, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी इसी तरफ रही है, हेल्थ की तरफ। तो उन पॉलिसीज से एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन द फॉर्मर पॉइंट। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ये बता चुकी हूँ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। फाइन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो शिशु मृत्यु दर होती है, जो छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी रेट होती है, वो भी कम हुई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, विच इज अ गुड साइन कि अब लोग ज्यादा जी रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले छोटे जो बच्चे हैं उनकी डेथ मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, तो उसमें फॉल आया है, यानी कि हमारा हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है। अगर कोई इंसान ज्यादा जी रहा है मतलब कि उसको वो हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और वो जितना मैक्सिमम जी सकता है उतना जिए। सेम वे में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, यानी कि उस एरिया में भी काम किया गया है जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन गया है। क्रूड बर्थ रेट भी ड्रॉप हुआ है। ओके, तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं कि मेजर्स की वजह से ये सारे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो जो लोग पॉपुलेशन का पार्ट है वो ज्यादा जी रहे हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्री की ग्रोथ में।
फाइन। और साथ ही साथ अगर चाइल्ड केयर में इंप्रूवमेंट हुई है तो सेम वे में वही बच्चे जब पढ़ लिख कर बाद में काम करेंगे, उनकी सैलरीज होंगी, वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे और इसकी वजह से कंट्री में भी ग्रोथ होगी। तो दिस इज यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। यही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ऑल राइट, मूविंग अहेड आपको यहाँ पर एक टेबल प्रोवाइडेड है जहाँ पर सिर्फ सिंपली ये समझाने की कोशिश करें, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस और डू एनीथिंग विद इट। बस यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ओवर द ईयर कुछ चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, कुछ डिक्रीज हुई हैं, तो एक डेटा टेबल क्रिएट की गई है। यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है कि देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज। तो जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं इंडिया में, कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि हमने इस गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम किया है इस सेक्टर में, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पर बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं हो रही हैं। सेम वे में जैसे एजुकेशन में हम लोगों ने बोला था कि स्कूल्स में एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है और क्वालिटी पुअर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड टॉपिक भी खत्म होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टे फोकस्ड और ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो ये डेफिनेशन है विच आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू। ठीक है, तो आप इसको एज ए डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। सिंपल वर्ड्स में, जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं काम करना, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, वो रेडी हैं जो गिवन वर्क वेज रेट है उस पर काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजों को ध्यान रखिएगा। वो विलिंग है गोइंग वेज पर काम करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो विलिंग है काम करने के, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अभी अगर हम अपने उसी वाले एग्जाम्पल पर जाएं, सकल वाले एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो सकल वाले एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? उनकी मदर थी शीला। मैंने आपको वो एग्जाम्पल इसीलिए समझाया था क्योंकि वो हर टॉपिक में कंसिडर करा जाएगा और आपको उससे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सकल की जो मदर है शीला, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वो हाउस होल्ड चोर्स हैंडल कर रही थी या डोमेस्टिक चोर्स हैंडल कर रही थी, और उनके फादर फील्ड में काम करते थे। सकल के दो भाई बहन थी, जीतू एंड सीतू, राइट। तो अब आप मुझे क्या बताएंगे कि हम शीला जो सकल की मदर थी और उनके ब्रदर एंड सिस्टर जो थे, उनको क्या हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे? क्या शीला अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे और जीतू और सीतू भी अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया कि सकल की मदर थी शीला, अगर आप वो एग्जाम्पल रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट टू रिमाइंड यू, सकल की मदर शीला थी, वो हाउस होल्ड चोर्स हैंडल करती थी। सकल के ब्रदर एंड सिस्टर जीतू एंड सीतू थे, जो छोटे बच्चे ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं शीला के बारे में। तो हम शीला को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था डेफिनेशन बताते हुए कि ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब जो लोग विलिंग है काम करने के वेज रेट पर, उनको काम नहीं मिलता। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शीला क्या कभी चाहती थी बाहर का काम करना? ऐसा कुछ एग्जाम्पल में बोला था वहां पर उस सिचुएशन में? नहीं। तो बिकॉज शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हुई? ठीक है, तो इसीलिए हम शीला को अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो खुद ही विलिंग नहीं है बाहर काम करने के, तो इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं सकल के भाई और बहन की, जीतू एंड सीतू। उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो बच्चे हैं, करेक्ट। लेकिन इसको अगर हम इकोनॉमिक वे में समझें तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझें तो, क्योंकि उनके जो भाई बहन हैं वो बच्चे हैं और वो 15 टू 59 ईयर्स के ब्रैकेट में नहीं आते। ठीक है, तो एक टर्म होती है वर्कफोर्स पॉपुलेशन। वर्कफोर्स पॉपुलेशन मतलब कि वो पॉपुलेशन जो हमारी वर्कफोर्स यानी कि काम करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है, तो उसमें कितने से कितने साल तक के लोगों को लिया जाता है? 15 टू 59 ईयर्स तक के।
ठीक है। तो जो 15 to 59 ईयर्स तक के लोग हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारी वर्क फोर्स पॉपुलेशन है। ऑल राइट, पॉपुलेशन तो पूरी है। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं वो उसकी पूरी पॉपुलेशन है, लेकिन अब सारे लोग तो वर्किंग पॉपुलेशन या वर्क फोर्स पॉपुलेशन नहीं हो सकते। कुछ बच्चे होंगे जो वैसे काम नहीं कर सकते, कुछ ओल्ड लोग होंगे जो ओल्ड हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कितने से कितने साल तक के लोगों को लिया जाता है, 15 to 59 ईयर्स तक के लोगों को लिया जाता है। ठीक है, फाइन। तो इसीलिए, क्योंकि सकल के ब्रदर एंड सिस्टर जीतू सीतू इस एज ब्रैकेट में नहीं आते हैं, वो बच्चे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो आप दोनों को समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी, और वैसे भी आप समझ पाए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अब ये टॉपिक यहीं पर, मतलब कि इतनी बात यहीं पर खत्म होती है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो कुछ अलग है। देखिए, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, कंट्री में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट तो पाई जाती है, लेकिन जो रूरल एरियाज है उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है, मतलब कि जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो अलग होती है कंपेयर टू जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, फॉर योर सिंप्लिसिटी, रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कुछ अलग है, अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कुछ अलग है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो रूरल एरियाज में दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा रही है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से समझा था तो आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ पा रहे होंगे, राइट। और जो अर्बन एरिया में पाई जाती है वो होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपके लिए इसको अलग से लिख भी दिया है कि सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में होती है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होती है, अर्बन एरियाज में होती है। ओके, अब मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। काफी सारी चीजें लिखी है, मैं आपको इनको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। देखिए, रूरल एरियाज में पाई जाने वाली दो अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। पहले मैं आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझाती हूँ। नाम से ही इट शुड बी क्लियर टू यू, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, रूरल एरियाज में ज्यादातर हमने पढ़ा था कि मेन एक्टिविटी वहाँ की क्या होती है, एग्रीकल्चर या फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ की मेन एक्टिविटी होती है। लेकिन उसमें फार्मिंग में क्या होता है कि कुछ ही सीजन्स होते हैं जब काम होता है, जैसे कि जब फसल को बोया जा रहा है, ठीक है, साथ ही साथ जब वहां पर पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कने हैं या फिर इरिगेशन करनी है, एंड एट लास्ट जब हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये कुछ सीजन्स होते हैं जब काम होता है। तो बाकी के टाइम पर जो लोग उस काम को करते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसीलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो किस वजह से हो रही है, क्योंकि उन सीजन्स में लोगों के पास काम नहीं है। तो ये हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, द सेम थिंग्स आर रिटन। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रूरल एरियाज में ही पाई जाने वाली दूसरे तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट विच इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड मैंने आपको इस चीज को काफी बार एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक जगह जहाँ पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। रूरल एरियाज का एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हुए देखें, तो अगर एक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर फार्मिंग की जाती है, अब अगर मान लीजिए वहां पर 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग। तो जो 3 मेंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। अगर वो उस फील्ड में काम ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो कहीं और भी जाकर काम कर सकते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा एक ही एरिया में लोग काम कर रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर अगर वो वहां से चले भी जाए तो कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट पर, उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कंक्लूजन यही है। ठीक है, अब हम आते हैं अर्बन एरियाज में पाई जाने वाली अनएम्प्लॉयमेंट पर, विच इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको भी आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लोग एजुकेटेड हैं। अर्बन एरियाज में, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट ज़्यादा रहता है, तो अर्बन एरियाज में लोग एजुकेटेड तो हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उनको जॉब नहीं मिल रही, यानी कि वो काम करने के विलिंग हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोग एजुकेटेड हैं
बट दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब। ओके, तो यहाँ पर यही होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान रखिएगा, जिनमें से दो रूरल एरियाज के और एक अर्बन एरिया के। अब यहाँ पर इन्होंने पैराडॉक्स के बारे में बात की है। पैराडॉक्स क्या है? A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। मतलब कि पैराडॉक्स ये है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि सरप्लस ऑफ मैन पावर है, मतलब कि जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा है, सरप्लस में है। ओके, लेकिन कुछ एरियाज या कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर जरूरत जितने लोगों की है उससे कम है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। तो एक पैराडॉक्स नहीं हो गया कि कहीं पर जरूरत से ज्यादा है और कहीं पर जहाँ जरूरत है वहां पर कम है। तो ये हो गया एक पैराडॉक्स। ओके, अब यहाँ पर ना इन्होंने आपको टुवर्ड्स द एंड ये समझा रखा है। तो अगर आपको इनको सिंपल टर्म्स में समझना हो तो इन अ वे में कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट्स नहीं थे, मैंने आपके लिए इनको पॉइंट्स बनाया है ताकि आप इनको इजीली समझ सकें। ठीक है, तो अगर आप इसको इजीली समझना चाहें तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इन पैराग्राफ्स में बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है। आप ये कहते हुए इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स के थ्रू चीज़ों को याद करते हैं ना तो वो हमें ईजिली याद हो जाती है, कंपेयर टू अगर हम सिर्फ ऐसे ही रीड रीड करते रहें तो हम पॉइंट्स बाद में भूल जाते हैं। तो अगर मेरे को इन पॉइंट्स को याद रखना हो इजीली तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या करा है कि इनको इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर क्या पहला बता रखा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी इनफ है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी यानी कि लोग काम करने की इच्छा रखते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, मैन पावर का जो लोग हैं, मैन पावर रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। अगर वही लोग काम करते इकोनॉमी में, कंट्री में वो लोग काम करते तो कंट्री ग्रो कर सकती थी, लोग और लोगों को बेनिफिट मिल सकता था, उन लोगों को खुद को इनकम मिल सकती थी। लेकिन अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अगर चीज है, ठीक है, आप उसको यूज में ला सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर वही चीज अ, कहीं कोने में पड़ी हुई है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए क्या हो रहा है, रिसोर्स का, उस चीज का वेस्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेम वे में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेस्ट होता है मैन पावर रिसोर्सेज का। दूसरा है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, उनकी हेल्थ अच्छी और स्किल्स एक्वायर कर रखी है उन्होंने, तो वो एसेट बन सकती है, अदरवाइज वो लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि अब वो उस वर्कफोर्स में तो हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो एक तरीके से बर्डन ही तो हो गए। अगर वही लोग काम करते, अगेन वही चीज अगर वो काम करते तो वो इकोनॉमी के लिए एक एसेट हो सकते थे, इकोनॉमी उससे ग्रो कर सकती थी। लेकिन जब वही लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो इससे इकोनॉमी पर लोड इंक्रीज हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, और लास्ट है unemployment has detrimental effect impact on the overall growth of an economy। ऑब्वियसली अगर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है तो इसके इकोनॉमी के, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमी की ग्रोथ पर पड़ेगा। कैसे? देखिए, जो लोग काम कर सकते थे पढ़ लिख कर और उनके पास स्किल्स भी हैं, काम भी करना चाह रहे हैं वो, तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, नई इनोवेशंस हो सकती थी, वो इकोनॉमी का पार्ट बनते, तो इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करती, राइट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से ही तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जिनसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन अब वही लोग जब अनएम्प्लॉयड हैं तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, यानी कि अगर हम बड़े लार्ज लेवल पर देखें तो इकोनॉमी की खुद ही की ग्रोथ पर पड़ेगा। फाइन, तो ये हो गए आपके तीनों पॉइंट्स जिनको आप ये कहकर याद कर सकते हैं कि ये इम्पैक्ट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट, यहाँ पर बोला गया है कि इन केस ऑफ इंडिया अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। आप कहेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना पढ़ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट लो कैसे है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो स्टैटिस्टिकली
इंडिया में इस वजह से आता है क्योंकि वो लोग जो जिनकी इनकम लो भी है और जिनकी प्रोडक्टिविटी भी लो है, मतलब कि जो लो लेवल ऑफ वर्क में भी लगे हुए हैं, मतलब कि जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या लिटरेट भी नहीं है, उनको भी अगर वो कोई लो लेवल ऑफ इनकम भी अर्न कर रहे हैं या उनकी लो प्रोडक्टिविटी भी है, तब भी उनको एम्प्लॉयड के तौर पर माना जा रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को जब कंसिडर कर लिया जाता है कि चलो वो भी एम्प्लॉयड ही हैं, भले उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, उनकी इनकम लो है, तो क्या हो जाता है कि इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग उन लोगों को एम्प्लॉयड के तौर पर कंसिडर करते हैं तो इंडिया का स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, यानी कि जिनकी लो इनकम है, लो प्रोडक्टिविटी है, वो साल भर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो एडिक्वेट नहीं है उनके लिए, मतलब कि उनका गुजर बसर हो जाए, इसके लिए उनकी इनकम पर्याप्त नहीं होती है, पूरी नहीं हो पाती है। तो दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इन इनकम, ठीक है, बट इट इज नॉट एडुकेट फॉर देम, यानी कि उनकी इनकम सफिशिएंट नहीं होती है उनके लिए। वो हो सकता है कि वो लोग ये चाहें कि उनको कोई और काम मिल जाए उनकी पसंद का जिसमें इनकम ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, यानी कि वो खाली नहीं बैठ सकते, भले ही उनकी इच्छा हो सकती है कि यहाँ से हमें इनकम कम मिल रही है, ये लो प्रोडक्टिविटी वाली जॉब है, वो कुछ और करना चाह सकते हैं, तो क्योंकि वो लोग पुअर हैं तो उनको अपनी लाइफ चलाने के लिए काम करना ही पड़ता है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, वो खाली नहीं बैठ सकते, लेकिन जो इनकी अर्निंग होती है वो कुछ इतनी ज़्यादा लो होती है कि ये सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पर ही रह पाते हैं, यानी कि इनका गुजर बसर हो पाता है, ये अपनी उस कंडीशन से बाहर आ जाएं, ऐसी हाई लेवल ऑफ इनकम इनकी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज के बारे में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म को समझाया गया है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे पहले प्राइमरी सेक्टर के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी सेक्टर में कैसा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि लोग अपने लिए ही काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनका खुद का काम है। कैसे, वो क्योंकि फील्ड्स वगैरह में काम करते हैं, वो फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो उनका खुद का काम होता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। द सेम थिंग इज रिटन, द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड, मतलब कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, disguised unemployment. So there is disguised unemployment in the agricultural sector, but the entire family shares what has been produced. हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जो भी आउटपुट आता था, उसका एक शेयर फैमिली के लिए रखा जाता था और बाकी का वो लोग मार्केट में जाकर सेल करते थे, राइट। तो वही चीजें यहाँ पर भी बोल रखी है। आप सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो आई हैव मार्क्ड इट फॉर यू that this concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी उनका आउटपुट आता है उसको वो अपने लिए भी रख लेते हैं एंड देन रिमेनिंग वो सेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर में है, उसका जो हार्डशिप है यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे हैं और सब मिलकर ही उस प्रोड्यूस को यूज करते हैं, उस आउटपुट को यूज करते हैं। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भले ही वो ऐसे आपस में म्यूचुअली काम कर कर म्यूचुअली ही उस आउटपुट को यूज कर लें, लेकिन इससे उनकी पावर्टी यानी कि जो वो पुअर है वो वाली सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो पुअर ही रहते हैं। तो धीरे धीरे इसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ लेबर है, जो सरप्लस लेबर थी एग्रीकल्चर में, वो अपने गांव से माइग्रेट करने लगती हैं, कहाँ पर, शहरों वगैरह में जाने लगती हैं या दूसरे जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उन जगहों पर जाने लगती हैं जॉब ढूंढने के लिए।
तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझा रखा है। यहाँ पर फिर लास्टली ये लास्ट सब टॉपिक होने वाला है आपका, विच इज एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें मेंशन्ड है, मैंने इसको आपके लिए सम अप कर कर यहाँ पर शो कर दिया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड देन मूविंग अहेड हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भी देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जो है, जिसमें मेन कौन सी एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है, एग्रीकल्चर को। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर किस तरीके की एक्टिविटी है, ये लेबर एब्जॉर्बिंग या फिर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर लेबर का, लोगों का काफी ज्यादा यूज होता है बिकॉज दे वर्क इन द फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर और इन्होंने एक चीज बताई है कि क्योंकि वो लोग अपनी कंडीशन को सुधार नहीं पाते, वो पुअर ही रह जाते हैं और फील्ड्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। राइट, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो जो सरप्लस लेबर उस फील्ड में काम कर रही होती है, वो ग्रेजुअली मूव कर जाती है वहां से काम करना छोड़कर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे शहरों में या दूसरी जगहों पर चली जाती है। तो ये इकोनॉमिक सिनेरियो है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, अब अगर हम सेकेंडरी सेक्टर के इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी कंसिडर की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर देखा जाए, वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पर जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जहाँ पर लोग स्मॉल लेवल पर काम करते हैं, सब मिलकर साथ में काम करते हैं उस चीज को, उस गुड या सर्विस को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर का क्या, इकोनॉमिक सिनेरियो। लास्टली टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में क्या आती हैं, सर्विसेज आती हैं। राइट, जैसे टीचिंग हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर में क्या है, मेनली सर्विसेज है। ठीक है, इसको सर्विसेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वो सेक्टर है जहाँ से नई नई इनोवेशंस होती रहती हैं। ओके, तो ये हो गए आपके तीनों सेक्टर्स। एंड ये हमने इन सेक्टर्स को क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की। तो इन तीनों सेक्टर्स में ये एक्टिविटीज होती हैं और इनका इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ इस तरीके का रहता है। तो लास्टली इस चैप्टर में एक विलेज की स्टोरी दे रखी है, अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इससे आपने अभी तक जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा, आपके लिए समराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बताई गई है, एक स्टोरी दे रखी है एक विलेज की, जहाँ पर एक विलेज में, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी, हम वही देखेंगे सिर्फ। तो एक विलेज है जिसमें काफी सारी फैमिलीज रहती हैं। अब इस विलेज में कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर हर फैमिली सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अपनी फैमिली को के लिए इनफ हो जाए इतना प्रोड्यूस करती है, अपने लिए खुद ही कपड़े सिलती है हर फैमिली। ठीक है, और अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती है। ओके, तो यानी कि सब कुछ हर फैमिली सिर्फ अपने लिए कर रही है। अब बाद में एक फैमिली ने क्या करा, वन ऑफ द फैमिलीज, विलेज की एक फैमिली ने क्या करा, उन्होंने अपने बेटों को एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ लिख कर बन गया एग्रो इंजीनियर। अब वो इतना क्रिएटिव हो गया कि उसने एक प्लो डिजाइन करा इस तरीके का, जिससे वीट का जो यील्ड है वो इंक्रीज हो गया। यानी कि यील्ड हमने पढ़ा था क्या होता है कि एक एरिया में जितना वीट प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर कोई भी क्रॉप जितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसका यील्ड, उसको हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, उसका यील्ड इंक्रीज हो गया। अब इसकी वजह से एक न्यू जॉब क्रिएट हो गई एग्रो इंजीनियर की। ठीक है, अब बात, और ये लोग, इनकी फैमिली ने और क्या करा, अब क्योंकि उनका प्रोड्यूस ज्यादा होने लगा वीट का, क्योंकि उनके बेटे ने ऐसा एक प्लो डिजाइन कर दिया था, तो इनका सरप्लस भी ज्यादा होने लगा और ये सरप्लस को बेच रहे थे मार्केट में और उससे क्या कर रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो उनके प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब ये सारी चीजें देखकर गांव के जो बाकी लोग हैं वो भी इंस्पायर हुए कि इनके तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, उनका भी एक बेटर और ब्राइट फ्यूचर हो। तो उन्होंने सबने मिलकर, पंचायत वगैरह के साथ मिलकर ये डिसाइड करा कि हम भी अपने गांव में ही एक स्कूल खोल लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गांव में कोई स्कूल नहीं था, पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे थे हर फैमिली में। तो एक स्कूल ओपन अप हो गया। अब स्कूल ओपन अप जैसे ही हुआ तो वहां पर ऑब्वियसली बच्चे जाएंगे तो टीचर की जरूरत थी, तो टीचर को हायर किया गया, टीचर रिक्रूट की गई, तो एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई टीचर की। ठीक है, अब
गांव के लोगों ने थोड़ी सी और प्रोग्रेस की थी और वहां पर उनकी जो डॉटर्स थी उन्होंने उनको टेलरिंग यानी कि टेलर के काम में ट्रेनिंग दिलवाई। तो अब क्या हो गया, अब गांव के जो लोग थे, अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा, वो अपने लिए खुद ही हर फैमिली में लोग कपड़े सिल रहे थे। अब क्योंकि वहां पर डॉटर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो अब गांव में हर लोग अपने कपड़े सिलवाया करते थे, तो एक टेलर की जॉब भी क्रिएट हो गई, अनदर जॉब क्रिएटेड, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो फार्मर्स को पहले बाहर जाना पड़ता था, द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वाज सेव्ड। अब उनका टाइम बचने लग गया फार्मर्स का। अब वो टाइम को कहाँ पर स्पेंड कर सकते थे, अपने फील्ड में, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकते थे, जिसकी वजह से जो उनकी यील्ड है वो इंक्रीज हो गई। अब यील्ड ज्यादा हुई तो वो अपनी फैमिली के लिए जो शेयर रखते थे वो भी इंक्रीज हो गया, और जो सरप्लस वो मार्केट में बेचते थे वो भी इंक्रीज हो गया, उससे उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, मतलब कि स्टोरी के थ्रू what they are trying to tell you or explain you is that फॉर्मली एक ऐसा विलेज, फॉर्मली जहाँ पर पहले कोई भी जॉब नहीं थी, सब लोग सिर्फ अपना अपना देख रहे थे, वहां पर कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो गई, जैसे कि टीचर की, टेलर की, एग्रो इंजीनियर की एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a rich place with complex and modern economic activities। हमने चैप्टर की शुरुआत ही इसी चीज से करी थी कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाए एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाकर एंड उनकी स्किल्स को बढ़ाकर, तो उससे वो इंडिविजुअल खुद भी बेटर ऑफ होता है क्योंकि उसको हाई सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट बनता है क्योंकि सोसाइटी भी ग्रो करती है और इकोनॉमी यानी कि कंट्री भी ग्रो करती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, एक सिंपल सा विलेज था जहाँ पर सब अपना अपना देख रहे थे, वहां पर जब एक इंसान पढ़ लिख गया तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। वो गांव एक सिंपल विलेज से एक रिच प्लेस बन गया जहाँ पर कॉम्प्लेक्स और मतलब कि जटिल और कह सकते हैं कि अच्छे खासे लेवल की और मॉडर्न लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लग गई। तो एक इंसान के एजुकेटेड होने के बाद इस गांव की पूरी सिचुएशन, यहाँ का सिनेरियो ही चेंज हो गया। इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट को पिक करते हुए हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, तो ये एग्जाम्पल उसी पॉइंट को आपके लिए क्लियर करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू एज आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, चीजें जल्दी हम कैच कर पाते हैं और उसको फॉर लॉन्गर टाइम रिटेन भी कर पाते हैं। तो दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर यू। होप कि ये आपको क्लियर रहा होगा। ऑल राइट, तो इस एग्जाम्पल को खत्म करने के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स खत्म होता है। अगर मैं आपके लिए इस चैप्टर को एक बारी क्विकली समराइज कर दूं ताकि हम रिकॉल कर सकें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी पीपल एज रिसोर्स की, जिसमें मैंने कहा था कि ये टर्म्स आपके लिए बार बार यूज होंगी। मैंने आपके लिए इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया था एक एक करके, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कि पीपल एज रिसोर्स इस चैप्टर का एम क्या है, जहाँ पर हमने एसेट और लाइबिलिटी के बारे में समझा था। फिर हमने एक एक टर्म्स को समझा कि पॉपुलेशन क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, पीपल एज रिसोर्स जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। हमने बात की थी पॉपुलेशन को अगर हम नेगेटिव साइड से देखें तो वो लाइबिलिटी बनती है, लेकिन अगर उसी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट कर कर देखें पॉजिटिव साइड से, सो इट प्रूव्स टू बी एन एसेट। ठीक है, देन यहाँ पर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की थी कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, मानव संसाधन हैं, उनसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, ये चीज बार बार रिपीट हुई, एजुकेशन के थ्रू, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाकर एंड स्किल्स देकर उनको। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बार बार यही चीजें चैप्टर में भी पढ़ी है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है ह्यूमन कैपिटल में इन तीनों चीजों के थ्रू, तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट भी देता है, यानी कि उस इंडिविजुअल को भी बेनिफिट मिलता है, कैसे ये आपको पता है, और साथ ही साथ सोसाइटी को एज अ होल भी बेनिफिट मिलता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी कि ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से बाकी कैपिटल से सुपीरियर है, क्योंकि ये अपना यूज खुद कर सकती है और साथ ही साथ दूसरे तरीके की कैपिटल्स का भी यूज यही डिसाइड करती है। फाइन, देन हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी सकल और विलास की स्टोरी की। द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े वहां पर इन्हीं को लेकर एक्सप्लेन किया गया था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर किस चीज के बारे में, एक हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि एक विशियस साइकिल होती है और एक वर्चुअस साइकिल होती है, दैट
आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये समझा। काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग गए थे किस चीज़ पर, यहाँ पर आपको एजुकेशन वगैरह का ही सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा था। यहाँ पर हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से जो वुमेन है वो लो इनकम वाली जॉब्स में इन्वॉल्व होती हैं, जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया था। लास्टली ये सब कुछ इतना मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया था। इस पार्ट में जो हमने पढ़ा वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पर, ये खुद कुछ चीज़ डिसाइड करती है कंट्री का ग्रोथ रेट, ठीक है। फिर हमने एजुकेशन को किस तरीके से समझा, पहले हम लोगों ने इन जनरल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड देन जो डेटा हमारे पास है या फिर जो गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी स्टेप्स लिए हैं इस सेक्टर के लिए, उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा, और आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी मच डिटेल। तो आपको इसको क्लियर, आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सेम वे में मैंने फिर हेल्थ को समझाया, हेल्थ में भी सेम यही था। हमने नॉर्मल सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे क्वालिटी ऑफ लेबर डिपेंड कर रही है हेल्थ पर, और फिर हमने कुछ डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, और लास्टली हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पर सकल का ही एग्जाम्पल लिया हमने, फिर रूरल एरियाज में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, अर्बन एरियाज में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने बात करी आगे इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसमें मैंने आपको 3 इम्पैक्ट समझाए हैं। और लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, ऐसा क्यों, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। देन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर प्राइमरी सेक्टर का किस तरीके का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। एंड साथ ही साथ फिर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में बात करी, जिसको मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करा। तो आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, यू कैन रीड इट। फिर एक हम लोगों ने एक विलेज का एग्जाम्पल लिया, और इस विलेज के एग्जाम्पल से हम लोग वही कंक्लूड कर पाए जो हम लोगों ने चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ा था, कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल का लेवल इंक्रीज कर कर हम लोगों ने उस विलेज को देखा कि उसने ग्रो करा, और वहाँ पर मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लग गई। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर रहा होगा, और मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड रहें, ताकि आप इजीली समझ भी पाएँ, और सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी चैप्टर में गिवन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर के आगे के, इसी बुक के आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Till then, goodbye. See you in the next video. Thank you.